देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे निर्धनता की। और निर्धन कौन है? जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा बच्चों, वो निर्धन है। तो निर्धनता के बारे में कल अपने अनु और सुधा के बारे में एक कहानी पढ़ी और देखा किस प्रकार एक गरीब का जीवन होता है और एक अमीर का जीवन होता है। तो अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं बच्चों। अनु और सुधा की कहानी कल आपने पढ़ी, जीवन विषमताओं के चरम बिंदुओं को पढ़ा। तो रेहड़ी वाले गली में काम करने वाले मोची, मालाएं गूंथने वाली महिलाएं, कागज़ कतरन बीनने वाले फेरी वाले भिखारी आदि शहरी क्षेत्रों में अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग हैं बच्चों। निर्धन लोगों की परिसंपत्तियां बहुत कम होती हैं और ये कच्चे घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें धूप में सूखी मिट्टी की हो तो छतें घास, तिनकों और बांस और कमज़ोर लकड़ियों की बनी होती है। इनमें से जो भी बहुत निर्धन है उनके पास तो ऐसे घर भी नहीं होते तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के पास होते हैं। यदि किसी के पास भूमि हो तो वह सूखी और बंजर होती है। कितनी हो ही दिन में 2 बार भोजन भी नहीं मिल पाता बच्चों। निर्धन परिवारों को जीवन का शाश्वत सत्य भूख और भुखमरी होती है, यानी उनको आधे समय भोजन मिलता है और कभी भोजन भी नहीं मिलता। निर्धन बुनियादी साक्षरता तथा कौशल से भी वंचित रह जाते हैं। इसी कारण उनके लिए आर्थिक अवसर यानी धन कमाने के अवसर अत्यंत सीमित रह जाते हैं बच्चों। निर्धन श्रमिकों में रोजगार के निश्चित नहीं होते। समाज में निर्धन वर्गों के कुपोषण बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंचा हुआ होता है। अस्वस्थता, अपंगता और गंभीर बीमारियां आदि उन्हें शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देती हैं बच्चों। आपने देखा है बच्चों कि जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले और पौष्टिक भोजन ना मिले तो उसमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं, अस्वस्थता आ जाती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो अतः पौष्टिक भोजन के अभाव में इनका जीवन बहुत कष्ट में हो जाता है। ये साहूकारों से उधार लेने की विवश होते हैं। साहूकार बच्चों जो गली मोहल्लों में, गाँवों में पुराने जमींदार होते थे उनको पैसा उधार लेते थे, उनको हम साहूकार कहते हैं, जो किसानों को उधार देते थे और साहूकारों को उनके ब्याज की ऊंची दरें वसूल करते थे, यानी ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा होती थी। उनके जीवन प्रश्न ऋणग्रस्तता का मुक्त नहीं होने देते थे, यानी एक बार अगर किसी निर्धन ने उधार ले लिया तो वो सारी ज़िंदगी उसी को चुकाने में अपना जीवन समाप्त कर देता है बच्चों। निर्धन का जीवन नित्य जोखिम भरा होता है। नियोक्ताकर्ता ने अपने कानून द्वारा निर्धारित मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात कहीं नहीं कर सकता, यानी नियोक्ता से ज़्यादा मजदूरी बढ़ाने की भी बात नहीं कर सकता और इनका शोषण चलता रहता है। अधिकांश निर्धन परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं होती। ये प्राय लकड़ी और उपलों की आग पर ही अपना खाना बनाते हैं, यानी इनके पास गैस भी नहीं पहुंची। निर्धन वर्गों में अधिकता पीने की स्वच्छ सुरक्षित पानी भी सुलभ नहीं होता। लाभपूर्ण रोजगारों में भागीदारी में स्त्री पुरुष के बीच बहुत बड़ी असमानता भी दिखाई देती है बच्चों, यानी स्त्रियों को तो रोजगार बहुत कम होता है या मिलता ही नहीं है। शिक्षा सुविधाएं उपलब्धता और परिवार के निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी भी असमानता से ग्रस्त रहती है, यानी महिलाओं का योगदान बहुत कम होता है और होता भी है तो बहुत थोड़ा बहुत, क्योंकि उतनी पारिश्रमिक उनको नहीं मिलता है बच्चों। निर्धन महिलाओं को मातृत्व काल में भी काम की देखभाल पर ही प्राप्त हो पाता है, यानी कि बच्चों का स्वस्थ जन्म लेने और फिर दीर्घ जीवन धारण करने की संभावनाएं भी क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों उनकी माताओं को जब पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो जो बच्चा जन्म ले रहा है तो वो भी गरीब ही रहेगा बच्चों, जिसके कारण से कई बार उनके बचने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। विद्वान निर्धनों की पहचान उनके व्यवसाय तथा संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण निर्धन प्राय भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं
या फिर बहुत ही छोटी जोतों के स्वामी किसान होते हैं। ये ऐसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हैं या किसी की ओर से ज़मीन पर आसामी काश्तकार की भांति खेती करते हैं, यानी इनकी ज़मीन नहीं होती बच्चों, ये मजदूर के रूप में या बंटवारे के रूप में या आसामी कामगार के रूप में काम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्धन वही है जो गांवों में वैकल्पिक रोजगार और निर्वाह की तलाश में शहर चले आए। यानी शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी गरीबी कहाँ से आई बच्चों? गाँवों से। यानी जब गाँव में रोजगार नहीं मिलता किसी व्यक्ति को तो वो शहर की ओर पलायन करता है, और जब शहर में आके भी उसे रोजगार नहीं मिलता तो वो और गरीब होता चला जाता है। और ये लोग तरह तरह के अनियमित काम करते हैं, और यही स्वनियोजित लोग सड़कों के किनारे गलियों में घूम घूम कर कुछ सामान बेचते दिखाई दे जाते हैं बच्चों आपको, लेकिन उनसे इनकी आजीविका पूरी तरीके से अर्जित नहीं हो पा रही होती है, जिस कारण से ये उतने सफल नहीं हो पाते बच्चों। निर्धनों की पहचान कैसे होती है? यदि भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो उसे निर्धनता के कारणों का उन्मूलन करने के लिए व्यवहारिक और धारणीय रणनीतियाँ बनानी होंगी तथा निर्धन जन समुदाय को दारुण दशा से उबारने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनानी होंगी। किंतु इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्धनों की पहचान करने योग्य होना चाहिए। इसके लिए निर्धनता और उसके कारकों को मापने की उपयुक्त स्केल बनाना होगा, और उसके लिए कसौटियाँ व विधियों का बहुत ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धन रेखा की अवधारणा पर विचार किया। यानी हमने पहला पढ़ा भी था बच्चों, राष्ट्रीय आय की अवधारणा सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो अपन ने प्रथम अध्याय में पढ़ा था। तो दादा भाई नौरोजी ने ही ये चेष्टा की कि कितने व्यक्ति निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उन्होंने जेल में कैदियों के लिए दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया, किंतु बंदी गृह में तो प्राय वयस्क व्यक्ति ही होते हैं, जबकि वास्तविक समाज में बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। अतः जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्होंने निर्धन रेखा तक पहुंचने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने ये माना कि कुल जनसंख्या का 1/3 संख्या बच्चों की होती है, जिसमें से आधे बच्चे का उपभोग बहुत कम होता है तथा शेष आधे बच्चों का भोजन भी वयस्कों से आधा ही रहता है। इस प्रकार उन्होंने 3/4 के सूत्र की रचना की, अर्थात 1/6 भाग को 0 प्लस 1/6 भाग को आधा प्लस 2/3 भाग इंटू 1 बराबर 1/12 प्लस 2/3 बराबर प्लस 1 प्लस 8/12 बराबर 9/12 बराबर 3/4। जनसंख्या के इन 3 खंडों के उपभोग के भारित औसत को औसत निर्धनता रेखा माना गया। यानी उन्होंने औसत ले लिया बच्चों कितने को मिल रहा है, उस आधार पे उन्होंने जनसंख्या के उपभोग को निर्धनता रेखा का आधार माना, और ये जेल के वयस्कों की निर्वाह लागत का 3/4 हिस्सा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में निर्धन जनानुपात में आकलन में कई प्रयास हुए। योजना आयोग द्वारा इस कार्य के लिए 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया। वर्ष 1979 में एक अन्य दल प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्य बल गठित हुआ। यानी सरकार ने समय समय पर बच्चों विभिन्न कार्य दल गठित किए जो ये तय करें कि किसको गरीब माना जाए और किसे नहीं। एक विशेष दल का गठन इसी कार्य के लिए 1989 में भी किया गया। इन संगठित प्रयासों के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी ही प्रक्रियाओं के प्रयास किए, और निर्धनता को परिभाषित करने की दृष्टि से हम जनसंख्या को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, निर्धन तथा गैर निर्धन। और निर्भरता रेखा इन दोनों वर्गों को अलग करती है। यद्यपि निर्धन कई प्रकार के हो सकते हैं, पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन और निर्धन।
यानी कुछ के पास खाने को भी नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा होता है, और निर्धन। 3 कैटेगरी बांट दी बच्चों। इसी प्रकार गैर निर्धन वर्ग के भी कई उपवर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी, बहुत धनी और पूर्णतः धनी। इन सभी उपवर्गों को एक निरंतर सरल रेखा पर बहुत निर्भरता से लेकर पूर्णतः धनी के रूप में कल्पना करें, जिससे निर्धन रेखा निर्धन और गैर निर्धन के बीच विभाजित करती है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे बच्चों, बाकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।